Hello and welcome to our channel Biomagic. I am MBBS second year student. Today we are going to discuss excretory products and their elimination. ह्यूमन फिजियो का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम लोग किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली अब हम नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नीट के प्रिपरेशन में आपको ही पता है कि हर साल कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो बायोलॉजी में आपको कम से कम 230 प्लस 240 जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको मैनेज करना होता मार्क्स को। तो हम लोग बायो के एक एक चैप्टर को इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे, एक एक चैप्टर को इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक्सक्रीशन करना है। तो एक्सक्रीशन किस चीज़ का करेंगे हम लोग? किसी भी चीज़ को बाहर निकालना है। एक्सक्रीशन मीन्स बाहर निकालना है। तो बाहर जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को हम बाहर निकालेंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस को जो हमारे बॉडी में बनती है, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, उससे जो टॉक्सिक मेटल कंपाउंड बनते हैं उसको बाहर निकालना है, ठीक है। उसको एलिमिनेट करना है। तो टॉक्सिक कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में ये बढ़ेगी तो हमको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। वाटर आयंस लाइक सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट्स, etc। इन सब चीज़ों को हम लोग बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है, ठीक है। या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से या फिर कोई अदर मीन्स से, जैसे कि एक्सेस इंजेक्शन से, ठीक है। ये सब चीज़ एक्यूमुलेट होती है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट दो मेथड से होती है। टॉक्सिक सब्सटेंस accumulation by two methods। तो मेटाबॉलिज्म से होती है या फिर अदर मीन्स जैसे कि इंजेक्शन। आपकी एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हुई है उतना ही याद रखना, बाहर से याद रखने की कुछ भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को बाहर निकालने के प्रोसीजर को, इन सब टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के प्रोसीजर को बोलते हैं एक्सक्रीशन। यानी इस चैप्टर को नाम क्यों दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स, मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का मेजर फॉर्म है, ठीक है। अब उसमें से जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट, अब हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट का मेजर फॉर्म्स अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, ठीक है। अब टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज़ कर रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रही है। यानी अमोनिया की टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर टॉक्सिसिटी यूरिया की है, उससे भी कम यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी है, ठीक है। अब ये अमोनिया जो जितनी ज़्यादा टॉक्सिक होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट उसको उतनी ज़्यादा होगी। टॉक्सिसिटी एंड वाटर रिक्वायरमेंट, टॉक्सिसिटी जो जितनी ज़्यादा टॉक्सिक है, वाटर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट, वाटर रिक्वायर्ड, इसको सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगी, फिर यूरिया को, और इससे सबसे कम यूरिक एसिड्स को। यूरिक एसिड जनरली पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में होती है, पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक एक बात आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, आपको मेंशन की हुई है, ठीक है। अब हम लोग किस में अमोनिया निकलवाते, देखिए अमोनिया इज़ द मेजर मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म्स एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं उसको। और यूरिया, यूरिक एसिड्स बीइंग द लिस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो प्रोसेस होती है, जैसे प्रोसेस ऑफ रिमूवल प्रोसेस, जैसे कि अमोनिया के रिमूवल को, अमोनिया के एक्सक्रीशन को
अमोनोटैलिज्म बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इसको निकालती है उस ऑर्गेनिज्म को अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूरिया के रिमूवल को यूरियोटैलिज्म बोलते हैं प्रोसेस को, और इसको बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म होगी तो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म एंड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, उसमें इक लगा देंगे, ठीक है। अब कौन कौन सा आपको अमोनोटैलिक होता है, मैनी बोनीफिश, एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स। मैनी बोनीफिश, एम्फीबियंस, एग्जाम्पल्स की बात करें, मैनी बोनीफिश, एम्फीबिया एंड aquatic animals, these are अमोनोटैलिक। अब यूरियोटैलिक की बात करें तो हम लोग सबको एनसीईआरटी से मैनेज करके सकते हैं। मैनी टेरेस्ट्रियल amphibians and marine fish mainly excretes urea and are called uriotalic organism. Many aquatic organism many aquatic amphibians and marine fish, many aquatic organism and marine fish organism marine fish, these are यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अब यूरिकोटैलिज्म की बात करते हैं तो यूरिकोटैलिज्म किस में होती है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं यूरियोटैलिज्म के, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स। अब कॉमन सेंस, अगर सपोज हमको एग्जांपल्स याद नहीं आ रहा है कि कौन अमोनियोटैलिज्म है, कौन यूरियोटैलिज्म है, कौन यूरिकोटैलिज्म है, तो हमको पता है कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जो वाटर में होती है मेनली उसको वो अमोनिया रिलीज करेगी। तो जो बोनी फिश होती है वाटर में होती है, एम्फीबिया फ्रेश वाटर में होती है, एम्फीबिया जो वाटर में होती है, एक्वाटिक मैमल्स ये सब वाटर में होती है, तो ये वाटर में होती है तो इसके पास ज़्यादा वाटर है तो ये क्या रिलीज़ करेगी, अमोनिया रिलीज़ करेगी। ऐसे एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल्स को हम लोग रटे या भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। दूसरा यूरिया, तो थोड़ी और कम वाटर में जो रहती है ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है और मैराइन फिश है, ये यूरिया रिलीज़ करेगी। और यूरिक एसिड जो जहाँ पे कम वाटर होती है वो वहाँ पे रह रही है तो वो क्या निकालेगी, यूरिक एसिड निकालेगी, क्योंकि वाटर वहाँ पे कम है और हम जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है वो वहीं पे रहेगी ना, जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है वो कम वाटर वाले जगह में रहेगी, तो वो क्या निकालेगी, यूरिक एसिड, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है। तो जो हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, जो बर्ड्स की बात करते हैं, ये बर्ड्स वाटर में नहीं होती है। इंसेक्ट्स कहाँ होते हैं, टेरेस्ट्रियल है, लैंड सेल्स, ये सब लैंड पे होते हैं तो वाटर कम होती है, तो ये सब क्या निकालेगी, ये सब यूरिक एसिड रिलीज करेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थी आपकी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI फॉर नीट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसको कम से कम याद करके ही चलना है। अब हम लोग एक प्रोसीजर देखते हैं जो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन होती है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं, अमोनिया कन्वर्ट होती है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। Process of conversion of ammonia into urea, that is from more toxic to less toxic substance, is called ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। ये पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको है, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं कि
जब एनिमल का सर्वे किया गया तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिले आपको, लेकिन उसमें से मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स थी उसमें ये स्ट्रक्चर ट्यूबुलर फॉर्म में थी, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में थी। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स के ऊपर गए यानी इन्वर्टिब्रेट्स, इसमें एक्सक्रीशन कैसे होती थी? सिंपल ट्यूब्यूल्स थे, ट्यूब्यूल्स। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स, इसके पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स थी। वर्टिब्रेट्स की बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स के पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स थे, जिसको बोले हम लोग, यहाँ पे सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होती है, नेफ्रॉन्स वगैरह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स का कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स थे, जिसको बोले हम लोग किडनी। अब कुछ स्ट्रक्चर्स को हम लोग मेंशन किए हैं यहाँ पे, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया, इसमें फ्लेम सेल्स से एक्सक्रीशन होती है। प्लैटीहेलमिन्थिस, इसका एग्जांपल स्ट्रक्चर्स। अब फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स जो होती है वो प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर होती है। जैसे फ्लैटवर्म, इसका फ्लैटवर्म, प्लैटीहेलमिन्थिस में फ्लैटवर्म आती है, एग्जांपल्स प्लैनेरिया, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिन्थिस में पूछो कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, तो उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर यही मेंशन करते हैं। इतना नहीं पढ़ना क्योंकि हम सब चीज़ों को हाईलाइट करते चल रहे, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, बाकी आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। अब एग्जांपल्स फ्लैटवर्म की, प्लैनेरिया कुछ भी हो सकती है, रोटाइफर्स, सम एनालिड्स, एन्सेफेलोकॉर्डेड, एम्फिओक्सस, प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड द फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन प्रोटोनेफ्रिडिया से होती है। किस किस में होती है? रोटाइफर्स, सम एनालिड्स एंड द सेफेलोकॉर्डेड, दैट इज एम्फिओक्सस, ठीक है। अब जो नेफ्रिडिया होती है वो नेफ्रिडिया अर्थवोम के लिए होती है और कुछ एनालिड्स के लिए होती है। यानी नेफ्रिडिया किस में होती है? अर्थवोम एंड सम एनालिड्स। यहाँ पे नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब मालपीगियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। इंसेक्ट्स और कॉकरोच में मालपीगियन टिब्यूल्स होती है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मालपीगियन टिब्यूल्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अब एंटीनर ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शंस इन क्रस्टेशियंस लाइक स्प्रॉन्स, ठीक है। अब हम इसको चार्ट के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारे पास प्लैटीहेलमिन्थिस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस। इसमें कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, तो इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले लिख चुके हैं एग्जांपल्स। तो प्लैनेरिया है फ्लैटवर्म्स की, रोटाइफर्स एंड सम एनालिड्स, प्लैटीहेलमिन्थिस, रोटाइफर्स, some annelids and cephalochordates। इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होती है। अब इसके नीचे जब आएंगे तो प्रोटोनेफ्रिडिया हट करके नेफ्रिडिया में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए नेफ्रिडिया द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवोम एंड अदर एनालिड्स, यानी अर्थवोम एंड अदर एनालिड्स, अर्थवोम एंड अदर एनालिड्स, जो बची हुई एनालिड्स है उसमें क्या होती है? नेफ्रिडिया, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम एक जगह चार्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब प्लैटीहेलमिन्थिस जो होती है, इस सब चीज़ों में प्लैटीहेलमिन्थिस फ्लेम सेल्स हो चुकी है। अब नीचे हम लोग अर्थवोम को देख चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो इंसेक्ट्स और कॉकरोच के अंदर मालपीगियन टिब्यूल्स होती है। इंसेक्ट्स एंड कॉकरोच, इसके अंदर मालपीगियन टिब्यूल्स होती है। इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स, कॉकरोच, इसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मालपीगियन टिब्यूल्स। जो क्रस्टेशियंस होती है उसके अंदर एंटीनल ग्लैंड्स, क्रस्टेशियंस
जैसे क्रस्टेशियंस में क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सब चीज़ें आती है। इसके एग्जांपल्स, प्रॉन्स, झींगा जिसको बोलते हैं, उसमें एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड, इनसे एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग चार्ट के फॉर्म में खुद से बनाएंगे और खुद से लिख करके इसको याद करेंगे, क्योंकि इस दोनों अभी जो दोनों हम लोग डिस्कस किए हैं सारी पॉइंट्स एनसीईआरटी की है, आपके सामने एनसीईआरटी रखी हुई है, हम उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हिट करते हैं हमेशा, लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ये तो अभी ब्रीफ थी, ठीक है, कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन अब जो हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज़ किडनी, अभी हम इसको फाइनली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।